हेलो एवरीवन। सो आज मैं क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर कराने वाली हूँ। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो चैप्टर का नाम समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन। पहले समझते हैं कि लाइट क्या होती है। सो लाइट होती है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और अनेबल्स हो सकते हैं, मीन्स अनेबल का मतलब हम समर्थ हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब ये तो बताइए, अंधेरे में तो कोई चीज़ दिखेगी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट ना अंधेरे में नहीं दिखेगा, सबके लिए लाइट की ज़रूरत होती है। यानी कि लाइट वो मीडियम, वो साधन है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? नेचुरल वर्ड से समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट होती हैं जहाँ पर जो सोर्स है, सोर्स का मतलब जहाँ से हमें लाइट मिल रही है, वो प्राकृतिक हो, इंसान के बनाए हुए ना हो। जैसे कि सन, मून, स्टार्स, ये सभी नेचुरल हैं, ये इंसान के बनाए हुए नहीं है, ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, इसलिए ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। नेक्स्ट जो है वो है मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट यानी कि वो सोर्स लाइट का जो इंसानों ने बनाया है। अब जैसे इंसानों ने क्या क्या बनाए हैं, ट्यूबलाइट होगी, बल्ब हो गया और लैंप हो गया, ये सब मैन मेड होंगे। क्यों? क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं, ये प्रकृति ने नहीं दिए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन द सेम मीडियम, यानी कि लाइट का बाउंस बैक हो जाना जब वो सरफेस पर टकराती है और उसी सेम मीडियम में उसका बाउंस बैक होना। देखिए समझते हैं क्या होता है। ये लाइट की रे आई, यहाँ पर टकराई और बाउंस बैक हो गई इधर की साइड को, ठीक है। ये जो आई, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो ये गई बाउंस बैक होकर, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एक ये सरफेस है और जिस मीडियम में वो आई थी उसी मीडियम में वो वापस चली गई। ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। एक बार दोबारा समझते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन द सेम मीडियम, यानी कि लाइट का बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में चला जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में चला जाना, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है जब वो सरफेस पर टकराती है, ठीक है। इसको आप सरफेस समझ सकते हैं। अब आई आर जो मैंने लिखा है वो है इंसिडेंट रे, और जो आर आर लिखा है ये है रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो लॉ आते हैं, एक तो लॉ फर्स्ट और एक लॉ सेकेंड है। अब लॉ फर्स्ट क्या कहता है? लॉ फर्स्ट कहता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, वो सब सेम प्लेन पे होगी। चलिए समझते हैं पहले लॉ को क्या होता है। ये इंसिडेंट रे थी, आई आर बोल देते हैं इसको। ये रिफ्लेक्टेड रे थी, आर आर बोल देते हैं। और ये थी नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। सिर्फ फर्स्ट लॉ यही बताता है। क्या मतलब लॉ को बताने का ये है कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, कभी वो 3D में सोचने लगे। ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल इनके परपेंडिकुलर गिर रही होगी। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे गिर रही होगी सरफेस की। आगे बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यानी कि पहला लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पे लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इसके लॉ सेकंड पे बात करते हैं। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इक्वल है जो एंगल रिफ्लेक्शन रे बना रही है। चलिए इसको भी समझते हैं। वो बोलते हैं कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है, आई को मतलब इंसिडेंट एंगल समझ लेते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रही है, ये दोनों ही एंगल इक्वल है। यानी कि एंगल, ये एंगल का साइन है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये याद रख लो, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इससे ही आप अपना लॉग कंप्लीट कर सकते हो। बस सिंपली लिखना क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना सेकंड लो था, खत्म हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आते हैं हम मिरर्स पे। अब इस चैप्टर का जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर आता है मिरर्स। मिरर का हिंदी मीनिंग तो समझ ही गए होंगे, शीशे की बात चल रही है। सो मिरर को कैसे डिफाइन करते हैं? हाल तो मिरर की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो बता ही सकते हैं। हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस इज नोन एज मिरर। हाईली स्मूथ यानी कि मान लीजिए ये आपका कोई मिरर है, तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और वो पीछे से पॉलिश्ड होना चाहिए, तभी तो लाइट आके रिफ्लेक्ट करेगी, हमारा चेहरा दिखाएगी या कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगी। यानी कि हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, आप मिरर कितने टाइप के होते हैं? आप प्लेन मिरर होता है और कर्व्ड मिरर होता है। प्लेन मिरर का मतलब तो आप समझ ही गए हो, ऐसे सिंपल सीधा मिरर होता है, इसमें कोई कर्व नहीं आता, सीधा होता है, एक तरफ से पॉलिश्ड। ये पॉलिश्ड का साइन बना देते हैं, इसका मतलब ये है इनका कि आपका मिरर जो है वो पॉलिश्ड है। एक कर्व्ड मिरर कह दो या स्फेरिकल मिरर कह दो। कर्व्ड मिरर के अंदर आपके मिरर्स में कुछ झुकाव दिखाई देता है, कर्व दिखाई देता है। या स्फेरिकल मिरर कह दो, स्फेरिकल का मिरर का मतलब भी वही है, स्फीयर सा ही, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं दो मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर आप ऐसे कहोगे तो पीछे से पॉलिश्ड होगा ऐसे, और कॉन्वेक्स मिरर आगे से पॉलिश्ड होगा ऐसे। यानी कि यहाँ लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ लाइट यहाँ पर आकर रिफ्लेक्शन देगी, ठीक है। इनको ही स्फेरिकल मिरर कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझने हैं, जो कि हमें जब हम डायग्राम्स बनाएंगे रेज का तब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है वो पॉल समझते हैं। पॉल क्या होता है? चलिए पहले इधर समझाती हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये जो यहाँ पर सेंटर है इसका, इसको हम पोल बोलते हैं, ठीक। ये जो ये है इसको आप सी कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो एफ है ये फोकस होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, यानी कि रेडियस। अब रेडियस क्यों, देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये पूरा सर्कल बन रहा होता तो ये तो सर्कल का एक पार्ट है। सेम अब ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर पे आ जाओ। कॉन्वेक्स मिरर में ये जो ये है ये पॉल हो जाता है, वही बीच का सेंटर जो होता है, ये आपकी सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ये आपका आर हो जाता है इतना, और ये फोकस हो जाता है। इसको भी ऐसा समझिए कि ये कुछ इस तरह का सर्कल होता है पूरा, ये उसका सिर्फ पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब थोड़ा डेफिनेशन से समझ लेते हैं क्या है। तो पॉल होते हैं द मिड पॉइंट और द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसे हम पॉल बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या? इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये पूरे होलोस्फीयर का सेंटर होता। होलोस्फीयर का मतलब होता पूरा स्फीयर। जब ये पूरा स्फीयर होता तो ये बीच का होता, बीच में होता तो ये सेंटर होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। चलिए देखते हैं कौन सी लाइन होती है भाई वो। तो क्या थी प्रिंसिपल की डेफिनेशन की? वो लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पॉल ये रहा, तो दोनों को कौन ज्वाइन करती है? ये वाली लाइन। तो इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं कि कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बता दो। तो जो हमारा और बाकी बचा हुआ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कवर करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। तो पहला जो है एज लाइट कलेक्टर इन सैटेलाइट। सैटेलाइट में लाइट कलेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। लाइट कलेक्टर का मतलब लाइट को अपने पास एब्जॉर्ब करता, अपने पास कलेक्ट करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन हेडलाइट्स ऑफ कार। कार की हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है।
कार्स की हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। एज अ शेविंग मिरर और मेकअप मिरर, शेविंग मिरर और मेकअप मिरर की में भी यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि सो इट विल गेट योर मैग्नीफाइड इमेज ऑफ योर सेल्फ, आपकी मैग्नीफाइड बहुत ज़्यादा जूम करके और बहुत क्लियरिटी वाली इमेज कॉनकेव मिरर आपको दिखाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। सो फर्स्ट जो यूज़ है वो है एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड, वो नहीं कार में साइड में लगे रहते आगे के साइड, ये वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे की चीज़ दिखाई दे जाती है इसमें, तो रियर व्यू की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करें, वो सॉरी पार्ट 2 की बात करें तो एज आ रिफ्लेक्टर इन अ स्ट्रीट लाइट लैम्प, लाइट स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंट बीम। भाई रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लाइट के वहाँ काम करता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट का मतलब जैसे यहाँ पे हो गए तो ऐसे 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 डाइवर्स करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये वहाँ पे जितनी भी लाइट आती है उसको सबको डाइवर्स कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी फैलाई जा सके। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल। इसका पार्ट 2 भी आने ही वाला है, तो अगर आपको पार्ट 2 भी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।